हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर की जो पहले की वीडियोस हैं उनमें हमने डाइजेशन इन ह्यूमन देखा था। हमने देखा था कि ह्यूमंस में जो फूड होता है वो एक पास होता है कैनाल से, ठीक है। और इस कैनाल के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और ये सारे पार्ट जो हैं वो आपस में मिलकर एक ट्रैक बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी आपकी ज्वाइन करती है ईसोफेगस के साथ। ईसोफेगस आपका जुड़ा होता है स्टमक के साथ। स्टमक जो है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में और रेक्टम जो है फिर एनस में एंड हो जाता है। एनस जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला पार्ट होता है और जो बकल कैविटी होती है जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है। और इसके साथ जो जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, पैनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड जो होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में भी जो ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ ग्लैंड्स भी आपस में मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमने जो है बकल कैविटी के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में भी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। आज हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमने फिगर में देखा था, 2.2 फिगर में हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा क्वाइल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये क्वाइल्ड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से, और ये कंटिन्यू करती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, ये कंटिन्यू करती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो जो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो सबसे लंबा जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे लंबी होती है। और वाइडर पार्ट कौन सा होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का? स्टमक। स्टमक जो होता है वो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है और सबसे लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। और ये सेक्रीशन लेती है कहाँ से? लीवर और पैनक्रियाज से जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रीशन लेती है। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रीट जूसेस, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी जो वॉल होती है वो भी जूस सेक्रीट करती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। लीवर और पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करते हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो भी जो है डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करती है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब लीवर क्या है? लीवर जो है वो एक ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन होता है पेट, ठीक है, जहाँ पे हमारा स्टमक होता है। तो स्टमक के ऊपर वाले, अपर पार्ट यानी कि ऊपर वाले हिस्से में, राइट साइड में, बॉडी की राइट साइड में, स्टमक के ऊपर की तरफ को जो है ये लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप फिगर 2.2 में भी देख सकते हैं कि जो हमारा लीवर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्टमक से ऊपर की तरफ को राइट साइड में जो है ये लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीवर के साथ में जो है ये आपका जो है ये थैली की तरह जो है ये गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। तो लीवर कहाँ पे होता है? अपर साइड में, एब्डोमेन की राइट साइड में प्रेजेंट होता है आपका लीवर, ठीक है। और ये जो लीवर होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी में, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। कौन सा होता है लार्जेस्ट ग्लैंड? लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सेक्रीट्स वाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और ये जो लीवर है ये क्या करता है? ये सेक्रीट करता है बाइल को। बाइल जो है एक जूस है, डाइजेस्टिव जूस है, और ये जो है ये क्या करता है? इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, जो एक सैक की तरह होता है, यानी कि एक थैली की तरह होता है गॉल ब्लैडर, जिसमें ये बाइल स्टोर होता है। बाइल जो होता है जिसे हम पित्त कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल का मेन काम क्या है? बाइल जो है वो किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट्स की डाइजेशन में। हमने देखा था कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च की डाइजेशन कहाँ पे शुरू हो जाती है? हमारी माउथ में, जो हमारा एमाइलेज होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा में जो एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है? इस स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च जो होता है, उनकी डाइजेशन शुरू हो जाती है हमारे माउथ में। जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होती है हमारी स्टमक में। और जो फैट्स होते हैं, फैट्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ रहे हैं। और कौन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में? बाइल। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, ठीक है। जस्ट बिलो यानी कि नीचे, स्टमक के ठीक नीचे जो है वो पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाज क्या है? ये भी एक ग्लैंड है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब ये जो पैनक्रियाज है ये भी जो है जूस सेक्रेट करता है, और इसका जो जूस है वो किसके ऊपर काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों को ही ये पैनक्रियाज का जो जूस होता है वो चेंज करता है, सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करता है, ठीक है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द
lower part of the small intestine where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food. अब क्या हुआ, जैसे जैसे खाना जो है नीचे आता गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो पचता गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो गया। तो जो पार्टली डाइजेस्टेड, जो आधा पच गया है खाना, आधा डाइजेस्ट हो गया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले वाले हिस्से में आ जाता है जहाँ पे इंटेस्टाइन जूस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इंटेस्टाइनल का जूस प्रेजेंट होता है। और ये जो जूस होता है ये सारी डाइजेशन को, मतलब जो भी फूड के कंपोनेंट्स हैं उनकी पूरी तरह से डाइजेशन कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में चेंज होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था डाइजेशन क्या होती है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं फूड को, उनको जब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया जाता है तो वो होती है डाइजेशन, ठीक है। तो अब ये पूरा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में डाइजेस्ट हो गया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो चेंज होंगे, ब्रेक होंगे वो सिंपल सब्सटेंसेस में सच एज ग्लूकोज में, ठीक है, सच एज ग्लूकोज में। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैट किस में चेंज हो रहा है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन किस में चेंज होते हैं? अमाइनो एसिड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स होते हैं शुगर्स एंड ग्लूकोज में, ठीक है, शुगर और ग्लूकोज में चेंज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फैट जो है वो चेंज होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन्स चेंज होते हैं अमाइनो एसिड्स में। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एक तरह से सोखना, ठीक है। अब जैसे खाना आपका डाइजेस्ट हो गया तो अब बॉडी उसको यूज़ भी करेगी, तो बॉडी जो यूज़ करेगी तो बॉडी उसको सोख लेगी। तो किस तरह से सोखेगी? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी और इन ब्लड वेसल्स में खाना जो है वो चला जाएगा, ठीक है। डाइजेस्ट, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है वो जो पूरी तरह से महीन हो गया है खाना, वो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो बट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्विंग सब्सटेंसेस इनटू द सेल्स। होगा क्या? जो खाना डाइजेस्ट हो गया है वो जो छोटे छोटे जो टुकड़ों में टूट गया है खाना, जो चेंज हो गया है ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल्स में, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एब्जॉर्व हो जाएंगी, ये ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जैसे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जैसे मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी जो है फिंगर की तरह जो है वो स्ट्रक्चर होंगे, जिनको क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड विली। इनको क्या कहते हैं? विली कहते हैं। ये जो छोटे छोटे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होंगे, विली कहते हैं। सिंगुलर, अगर एक की बात करें तो उसको हम विलस कहेंगे, और प्लूरल में बहुत सारी जब होंगे तो उनको विली कहेंगे। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप पता लगा सकते हो कि ये जो विली है इनका क्या रोल है, क्या काम है? अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी जो लेयर है वो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में क्यों चेंज हो गई है? द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब ये क्या कर रही हैं? अब जैसे एब्जॉर्प्शन होनी है, मान लो कि यहाँ से सब्सटेंस डाइजेस्ट हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होने हैं, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी जगह है। अब जैसे ये छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ पे हर जगह से जो है इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ से हर जगह से जो है वो छोटे छोटे सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो कि ये आपकी विली है, तो यहाँ से बहुत सारी जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं वो यहाँ से हर जगह से जो है वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो इससे क्या होगा? विली का क्या फंक्शन होता है? विली जो है वो इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली? विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface। अब जैसे मान लो कि ये विली है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो, इसके जो अंदर क्या होगा? बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी, बहुत सारी, बहुत छोटी, बहुत पतली पतली जो है वो ब्लड वेसल्स होंगी इसके सरफेस के पास में। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। अब क्या होगा? ये जो ब्लड वेसल्स हैं विली के अंदर जो है वो इस तरह से, विली के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी पतली पतली जो है वो होंगी, तो खाना जब एब्जॉर्ब होगा तो इनके अंदर जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। The absorbed substances are transported by the blood vessels to different organs of the body where they are used to will
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लो कि विलियस में जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं। जब खाना जो है वो एब्जॉर्व हो गया तो जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो खाने के महीन पार्टिकल जो एब्जॉर्व हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपके ग्लूकोज है, जो आपके ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स हैं, तो इस तरह से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे और वो सेल के अंदर फिर चले जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ चले जाते हैं? ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है फिर वो अलग अलग जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे यूज़ होते हैं, यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और वहाँ पे वो कहाँ पे यूज़ होंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में, सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जैसे मान लो कि बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत है तो ये सारे सब्सटेंसेस वहाँ पे यूज़ होंगे और वहाँ पे प्रोटीन्स बना देंगे। दिस इज़ कॉल्ड असिमिलेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन मीन्स कि मिलाना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके जो भी डाइजेस्टेड पार्टिकल्स जहाँ पे इकट्ठे हुए तो वो मिलेंगे और वहाँ पे जो है वो कोई भी चीज़ जो बॉडी को चाहिए, जैसे प्रोटीन चाहिए, तो वो वहाँ पे मिलके जो है वो प्रोटीन्स बना देंगे। असिमिलेशन क्या होता है? असिमिलेशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल, ठीक है। जितने भी फूड आपके डाइजेस्ट हुए हैं, जो आपके डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे? वो मूव करेंगे सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर मूव करेंगे जहाँ पे बॉडी को ज़रूरत है उनकी। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो चेंज होते हैं शुगर एंड ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर, जब सेल के अंदर चले जाएंगे असिमिलेशन के द्वारा, जब सेल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है सेल के अंदर आ जाएंगे तो ये जो ग्लूकोज है ये चेंज होता है और सिंपलर सब्सटेंसेस में। ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब देन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और वो फूड जो अनडाइजेस्ट रह गया, वो जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन अब हम देख लेते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे लंबा पार्ट है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ी है और छोटी है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है और वो चौड़ी है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी है? 7.5 मीटर जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर है। Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन का तो आपने देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स की डाइजेशन होती है और जो जितने भी फूड पार्टिकल जो रह गए हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे असिमिलेशन होती है, फिर वहाँ पे वो एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं फूड पार्टिकल। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड सॉल्ट को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसमें से सॉल्ट को और वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, और उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है वो रेक्टम में चला जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसिस, और वहाँ पे वो एज अ सेमी सॉलिड फेसिस के रूप में रहता है। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर हम जो है वो एनस के थ्रू अपने फीकल मैटर को बाहर निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन यानी कि बाहर निकाल देना, ठीक है। टू डिस्चार्ज अनडाइजेस्टेड फूड एज फेसिस। जब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम एज अ फेसिस जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो वो होती है इजेशन। अब देखते लेते हैं डायरिया। डायरिया यानी कि जो दस्त होते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास बाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। तो कभी कभी आपको जो है वो बार बार बाटरी स्टूल करने का जो है वो मन होता है, ठीक है, आप ऐसा फील करते हो। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से, या फिर इनडाइजेशन, जब खाना नहीं पचता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग होती है जब हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें कुछ बैक्टीरिया हो, या फिर जो इन्फेक्टेड खाना होता है, जब हम इन्फेक्टेड खाना जिसमें कोई इन्फेक्शन हो उसको खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर देखा जाता है, और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत कॉमन है। अंडर सिवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल, और कभी कभी तो ये जो है ये फैटल हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। डायरिया क्यों होता है? एक्सेसिव लॉस यानी कि बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है पानी और सॉल्ट की हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जब हम बार बार जो है वो वाटर स्टूल पास करते जाएंगे तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाती है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट होता है मतलब अनदेखा करना, अनदेखा
अनदेखा करना, ठीक है। तो डायरिया जो है उसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। तो हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले ही जो है वो पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारा उबला हुआ पानी जो है, बहुत सारा बॉयल करके पानी को ठंडा करके उसमें थोड़ी सी चुटकी जो है वो नमक की और चीनी की घोल के जो है वो उस पेशेंट को देनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। और इसको जो हम सोल्यूशन देंगे, उसको जो नमक और चीनी का घोल जब पानी में डाल बना के उसको देते हैं पेशेंट को, तो उसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।